ऑलराइट, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम आज की क्लास के अंदर हम अपना कंटिन्यू करेंगे मई जून पेपर 2020 1-2 फॉर ओ लेवल फिजिक्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। वो कहते हैं द 200 वोल्ट्स बैटरी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार इज चार्ज विद अ करंट ऑफ 33 एम्पेयर्स। ठीक है, सो हमें उन्हें वोल्ट्स दे दिया है, यानी कि वोल्टेज दे दी है, उन्हें हमें करंट दे दिया है, एंड दे से फॉर 4 आवर्स, सो वी ऑल्सो हैव द टाइम. And now they basically tell us that the efficiency of the charging process is 90%. How much usable energy is transferred to the battery? ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी एनर्जी निकालेंगे। सही है, सो एनर्जी का आई होप आपको पता है, फॉर्मूला एक होता है VIT, इसको मैं IVT लिख रही हूँ। ठीक है, बिकॉज पावर इज़ VI। ठीक है, तो एनर्जी इज़ पावर इनटू टाइम। सो पावर का एक फार्मूला VI होता है, वहाँ से एनर्जी का एक फार्मूला निकलता है VIT। ठीक है जी, सो अब इसमें हमने सिंपली वैल्यूज़ प्लग करनी है 33। ठीक है, और वोल्ट्स में आपके पास 200 वोल्ट्स आ जाएगा, और टाइम के अंदर जो है वो आपने 4 आवर्स नहीं लिखना। ठीक है, रिमेंबर कि टाइम हैज़ टू बी इन सेकेंड्स, एवरीथिंग नीड्स टू बी इन SI यूनिट्स। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है विथ 3600। ठीक है जी, और ये आपको एनर्जी दे देगा, वो एनर्जी जो जनरेट की गई। ठीक है, अब इस चार्जिंग प्रोसेस के अंदर 90% ऑफ द एनर्जी जो है वो लूज़ भी हो रही है। ठीक है, दैट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज। ठीक है जी, सो ये जितनी एनर्जी आपकी जनरेट हो रही है उसमें से 90% यूटिलाइज हो रही है चार्जिंग में, बाकी 10% लेट से हीट की वजह से या फॉर सम अदर रीजंस, मेनली हीट ही होती है या रेजिस्टेंस होती है, उसकी वजह से वो एलिमिनेट हो रही है या फिर वो यूज़फुल नहीं है। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपने ये वाली जो वैल्यू लेनी है, ठीक है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है बाय 0.9 बिकॉज दैट्स 90%। ठीक है, और ये आपको एक वैल्यू दे देगा, एंड दिस वैल्यू शुड टर्न आउट टू बी 86 मेगा जूल्स। तो ये आपका आंसर बी बन जाएगा। माय बैड, आज मेरा स्टाइल है थोड़ा सा ऑफ है, इसलिए आपको हो सकता है इतना स्मूथ ना लग रहा हो मेरा लिखना। ओके, टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 22, कहते हैं इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द पावर आउटपुट ऑफ ए स्मॉल स्टीम इंजन a known load is lifted by the engine. Which two measuring instruments are also required? तो हमें बेसिकली पावर आउटपुट निकालनी है। ठीक है, पावर हमें पता है कि हमारी वर्क डन ओवर टाइम होती है, या फिर बेसिकली इसको आप एनर्जी ओवर टाइम भी कह सकते हैं। सो उन्हें क्या, हमें नॉन लोड का पता है। ठीक है, सो वी नो अबाउट द नॉन लोड। तो इसके अलावा फिर हमें क्या पता होना चाहिए? सो सिंपल सी बात है कि जो हमारा स्मॉल स्टीम इंजन है उसमें हम एक लोड को लिफ्ट करते हैं, यूजुअली ये वाटर होता है। ठीक है जी, या फिर कोई और चीज़ भी हो सकती है, बट ये जो है आपका लोड, जब आपको ये जब वो कहते हैं इट्स अ नो लोड, व्हाट दैट मीन्स इज़ यू नो इट्स वेट। ठीक है, और आप उसको लिफ्ट कर रहे हैं, तो आप उसको क्या दे रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर हमें किसी तरीके से हाइट पता चल जाए जिस पर हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं, तो MGH यूज़ करके वी कैन बेसिकली कैलकुलेट द, यू कैन से वी कैन कैलकुलेट इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये बात याद रखें, देयर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अगर एनर्जी जनरेट हो रही है कहीं से एक इंजन के अंदर, तो फिर कहीं ना कहीं से वो आ ज़रूर रही होगी। एंड हेयर इज़ द हिंट। ठीक है, उन्होंने आपको खुद बता दिया, अ नोन लोड इज़ लिफ्टेड बाय द इंजन। ठीक है जी, सो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर इंजन इसको लिफ्ट कर रहा है, इतनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो एज्यूमिंग के 100% एफिशिएंसी है, तो ये एनर्जी उस इंजन से ही आ रही होगी, राइट। तो अगर हमने पावर आउटपुट निकालनी है इंजन की, तो एक तो हमें चाहिए वर्क डन या फिर एनर्जी। ठीक है जी, एनर्जी ट्रांसफर्ड, तो इंजन से कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है उसको लिफ्ट करने में, ये हमें MGH से पता चल जाएगा, एंड देन यू डिवाइडेड बाय टाइम। तो कौन से दो चीज़ें जो हमें नहीं पता या हमें निकालनी है? तो हमें हाइट निकालनी है अपनी एक। ठीक है, वो हम कहाँ से मिलेगी? मीटर रूल से मिल जाएगी। और दूसरा हमें टाइम निकालना है। टाइम कहाँ से मिलेगा? वेल, वो स्टॉप वॉच से हम निकाल सकते हैं कि इंजन कितना टाइम लेता है उस चीज़ या उस लोड को लिफ्ट करने में। तो ऑल एंड ऑल हमें एच पता होना चाहिए और टी पता होना चाहिए टू कैलकुलेट द पावर आउटपुट। तो इन कंक्लूजन यू शुड नो एच एंड टी, दैट इज़ मीटर रूल और स्टॉप वॉच आपके पास होनी चाहिए। इस वजह से इसका आंसर जो है वो सी बनेगा। अच्छा जी,
अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कहते हैं 4 metal containers with identical dimensions are filled with water at 90 degrees Celsius. All the faces except one of each container are covered in a very good insulator. तो कह रहे हैं एक को छोड़ के ना बाकी सब बहुत अच्छे तरीके से इंसुलेट हुई हुई हैं. The one exposed face on each container is painted either black or white. In which container does the water cool the fastest? ठीक है जी. कहने का मकसद ये है, वो बेसिकली हमें ये कह रहे थे कि हमारे पास 4 कंटेनर है, उसके 3 फेसेस तो हमने इंसुलेट किए हुए हैं, लेकिन एक साइड जो है वो हमारी इंसुलेट नहीं हुई हुई. उसको हमने या ब्लैक रखा है या फिर हमने उसको वाइट रखा है. तो कौन से वाला जल्दी आपका कूल करेगा? ये रेडिएशन पे बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है. याद रखिएगा कि जो ब्लैक कलर होता है वो एब्जॉर्ब भी जल्दी करता है और वो रिलीज़ भी जल्दी करता है हीट एनर्जी को, ठीक है. तो अगर आपके पास गर्म पानी अंदर होगा तो पहली बात तो ये कि ब्लैक सरफेस जो होगी दैट विल रिलीज हीट मच मोर क्विकली अगर आप उसको कूल करने की कोशिश करो तो, और ब्लैक उतनी ही जल्दी हीट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है. देयरफॉर इधर से मैं बी और डी को तो रिमूव कर देती हूँ बिकॉज ये आंसर नहीं हो सकता. उसके बाद रह जाता है लार्ज फेस या स्मॉल फेस. तो डेफिनेटली आप जितना ज़्यादा एरिया एक्सपोज करोगे उतनी ही ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट होगा, जितना कम एरिया एक्सपोज करोगे उतना ही कम होगा. तो इसका आंसर बनता है ए, कि एरिया भी ज़्यादा है और ब्लैक कलर्ड है या ब्लैक पेंटेड है. ठीक है जी. दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑन रेडिएशन. लेट्स मूव ऑन. कहते हैं थर्मल एनर्जी इज़ यूज टू टर्न वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस. विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स? तो आप पानी से स्टीम की तरफ चले गए, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, विच इज़ द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स. ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम सिंपली बॉइलिंग की बात कर रहे हैं. कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स? इनने हमें कहा है फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीज, द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, द सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज. अच्छा जी, तो अब इसका क्या आंसर होगा? बात इतनी सी कि क्या फोर्सेस मॉलिक्यूल्स की आपस में डिक्रीज करती हैं? अब खुद बताएं. वाटर इज़ लिक्विड, स्टीम इज़ अ गैस, और हम ये लाइक काइनेटिक थ्योरी में बार बार पढ़ते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस की तरफ हम जाते हैं जब, तो हमारी कह लें कि जो फोर्सेस इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक होती जाती हैं. ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादातर सॉलिड्स जो होते हैं वो आपको कह लें कि उनको मेल्ट करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है. खैर, द पॉइंट इज़ कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बिकम वीकर और गैसेस में तो लाइक मोर और लेस निग्लेजिबल हो जाती हैं. ठीक है, इस वजह से वन इज़ करेक्ट कि द फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीज. डेफिनेटली वाटर से स्टीम, लिक्विड से गैस में जाएंगे तो फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स यानी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी. फिर कहते हैं द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस. देखें, ये जो है ना, ये वाला वर्ड, ये वाली जो स्टेटमेंट है, दिस बेसिकली टेल्स अस कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज़ करिए. बिकॉज किसी चीज़ की स्पीड बढ़ती है तो हम कहते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. एक बात को याद रखिएगा कि जब भी स्टेट चेंज हो रहा होता है, जब भी फेस चेंज हो रहा होता है, जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट पे होते हो, कॉन्डेंसेशन में होते हो, जब भी आप एवेपोरेशन पे होते हो, जब भी आप लेट्स से नॉट एवेपोरेशन एग्जैक्टली बट उसको छोड़ के बॉइलिंग होगी, कॉन्डेंसेशन हो गई, आपकी फ्रीजिंग होगी, मेल्टिंग होगी, जब भी आपका फेस चेंज होता है ना, उसके अंदर कभी भी जो इनकमिंग हीट एनर्जी होती है वो कभी भी यूटिलाइज नहीं होती टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी. द रीज़न बीइंग कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है जब वो बढ़ती है ना, तो कह लें कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी हीट एनर्जी बढ़ जाती है, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है. द पॉइंट इज़ कि जब आपके मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ती है तो आप कहना चाह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, विच इज़ नॉट राइट. बिकॉज फेस चेंज में इनकमिंग हीट एनर्जी इज़ ओनली बीइंग यूज टू ब्रेक द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, उसका मॉलिक्यूल की स्पीड इंक्रीज करने से ताल्लुक नहीं. बिकॉज अगर मॉलिक्यूल की स्पीड इंक्रीज कर जाए तो उसका बेसिकली ताल्लुक फिर टेम्परेचर के साथ होता है. बिकॉज जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है. और हमें पता है कि जब फेस चेंज होता है या स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करता, डिक्रीज़ नहीं करता, वो कांस्टेंट हो जाता है. रिमेंबर, व्हेन एवर देयर इज़ गोइंग टू बी अ फेस चेंज, द एनर्जी इज़ नॉट बीइंग यूज्ड टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो इंक्रीज़ करना हो या डिक्रीज़ करना हो. ऑलराइट, 2 कैन नॉट बी द आंसर. 3 पर आते हैं. द सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस. तो डेफिनेटली जब हम लिक्विड से गैस जाते हैं तो हमारी सेपरेशन बढ़ जाती है. द आंसर वुड बी C. Let's move on. The thermal energy produced by an electric heater in 3 minutes is used to melt wax. The solid wax is initially at its melting point of 60 degrees Celsius.
The specific latent heat of the wax is 220 joules per gram. The heater supplies this much thermal energy. कहते हैं some of the wax melts. कहते हैं how much wax melts. अब ये questions मुझे पता है कि most of the students को मुश्किल लगते हैं. So let's basically break down this question. अच्छा जी, तो ये बेसिकली इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास वैक्स पड़ी हुई थी, ठीक है, ढेर सारी वैक्स पड़ी हुई थी, हम इसको मेल्ट कर रहे हैं, इसमें से थोड़ी सी मेल्ट हो गई है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, बाकी जो है वो हमारी सारी सॉलिड ही पड़ी हुई है, ठीक है, और हमने निकालना है कि इसका मास कितना है जो आपकी मेल्ट हुई है। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने कहा है कि आपकी जो सॉलिड वैक्स है वो इनिशियली यानी टू बिगिन विद वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे थी, सही है। रिमेंबर वन एवर देयर इज़ अ फेस चेंज, वहाँ पे लेटेनेंट हीट का ताल्लुक आ जाता है, ठीक है, वहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे होते, कह लें कि वी आर नो लॉन्गर टॉकिंग अबाउट the change in temperature. We are solely focused on the latent heat, which is basically Q is equal to ml. खैर जी, कहते हैं the specific latent heat of the wax is 220 joules per gram. हीटर ने आपको ये, अब आप नोट करें, आपको उन्होंने एल दे दिया है, लेटेनेंट हीट दे दी है वैक्स की, उन्हें आपको ये भी बता दिया कि क्यू क्या है, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड एम, ऑल यू हैव टू डू इज़ आपने फार्मूला लगाना है, क्यू इज़ इक्वल टू एम एल, ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, माय बैड, अच्छा जी, सो हमें मास निकालना है, ऑब्वियसली बात है, जो आपकी वैक्स मेल्ट होगी, ठीक है, वही आपकी उसी पे लेटेनेंट हीट का फॉर्मूला लगेगा। सो आपने क्यू को डिवाइड कर देना है बाय एल, ठीक है जी, आई डोंट नो क्यों नहीं लिख रहा, बट येस। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ 7700 जो है आपने इसको डिवाइड कर देना है बाय 220 एंड यू विल गेट योर आंसर, एंड दिस आंसर शुड टर्न आउट टू बी ऑलमोस्ट 35 grams। अभी जल्दी से करके देख लेते हैं, दिस विल बी 11 और ये आपका हो जाएगा 3 एंड देन 8 5, सो 385 एंड 11, ये तकरीबन 35 ग्राम्स ही बनेगा, सो इसका आंसर डी बनता है। ओके, नाउ दिस है व्हाट ऑलवेज हैपन्स व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अच्छा जी, बड़ा अच्छा सवाल है। सो क्या एक कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमेशा होती है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एक्सपैंड्स। सो आई होप कि आपको चार्ल्स लॉ के बारे में पता होगा कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम कहते हैं वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है जो केल्विन में मेजर हो, ठीक है। सो उन्हें कहा जी टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी वॉल्यूम बढ़ रही है, एक्सपैंड करने का मतलब यही है, तो ये बिल्कुल ट्रू बात है। अ मेटल रॉड बिकम्स लॉन्गर बट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा जी, अब ये तो बहुत अजीब सी बात है, अगर आपकी रॉड लॉन्गर हो रही है तो उसकी वॉल्यूम चेंज करेगी, ठीक है, बिकॉज दैट डजंट मेक सेंस कि उसकी एक डायमेंशन चेंज हो रही हो और वॉल्यूम ना चेंज करे, ठीक है। और जहाँ तक मेटल्स की एक्सपेंशन भी है, दैट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल्स हमेशा एक्सपैंड कर जाएंगे। एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ दिखाने के लिए एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ इन टेम्परेचर होना चाहिए। सो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट बी। लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन एक्सपैंड्स, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है कि लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो ये भी गलत है। द होल इन द सेंटर ऑफ अ मेटल डिस्क बिकम्स स्मॉलर। सो वी नो कि अगर तो आप एक मेटल को हीट करेंगे और उसके दरमियान में अगर होल हुआ हुआ है तो दैट मेटल विल बेसिकली एक्सपैंड व्हेन हीटेड, राइट। तो उसके दरमियान में जो भी होल है वो छोटा नहीं होगा बल्कि वो बड़ा हो जाएगा। सो इसका आंसर ए बनता है और ये चार्ल्स लॉ है, आई होप कि आपको इसका पता होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में वो हमें कहते हैं कि विच रो एक्सप्लेन्स वाई अ लिक्विड हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम बट डज नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप। तो जी इसके पीछे रीज़न ये होती है कि आपकी जो फोर्सेस, हमें पता है कि लिक्विड के दरमियान में अगर हम रिलेटिव बात करें तो सॉलिड्स में हम कहते हैं कि अगर हमारी फोर्सेस और लेट्स से 100%, ठीक है जी, तो हम कहते हैं कि हमारी लिक्विड्स के अंदर इज़ ऑलमोस्ट 70% और गैसेस में हम उसको 0% कहते हैं। सो ऑल्दो कम हो जाती हैं रिलेटिवली फोर्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इन लिक्विड्स, बट दैट डज नॉट मीन कि हम कहते हैं कि इनके दरमियान में फोर्सेस वीक हो चुकी हैं। द फोर्सेस आर स्टिल वेरी वेरी लार्ज सिग्निफिकेंट इन लिक्विड्स, ठीक है जी। और बाकी जहाँ तक शेप का ताल्लुक है
तो हाँ, शेप इसलिए कह लें कि उसकी फिक्स नहीं होती, बिकॉज़ जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिकॉज़ ऑफ दैट डिक्रीज़ इन अट्रैक्शन, दे आर फ्री टू मूव, दे एक्चुअली मूव पास्ट ईच अदर, दे स्लाइड पास्ट ईच अदर, एंड दे डू नॉट वाइब्रेट एट फिक्स पोजिशंस, वो सिर्फ सॉलिड्स करते हैं। तो ये जी यहाँ पे लिखा हुआ है वाइब्रेट एट फिक्स पोजिशंस, तो बी भी गलत हो जाता है। इसका आंसर बनता है ए। फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम है, लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूल्स कैन फ्रीली मूव अराउंड, दे कैन स्लाइड पास ईच अदर, इस वजह से फिक्स्ड शेप नहीं है, वो हमेशा कंटेनर की शेप ले लेता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कहते हैं द एयर इन अ सील्ड कैन इज हीटेड, which statement explains the increase in pressure inside the can? This is basically pressure law, which states that pressure is directly proportional to the absolute temperature. अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, मुझे किस पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, बिकॉज दिस सेड द एयर इन इज सील्ड कैन, यानी कि वो सील्ड है, उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं कर रही। अच्छा जी, अब प्रेशर में इंक्रीज आता क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस? देखिए होता क्या है कि जब आपके पास एक कंटेनर हो और आपके उसके अंदर एयर हो और आप उसको हीट करना शुरू कर दें, so basically, when these gas molecules gain heat, they become more energetic. They start colliding with the walls of the container more often and with much more force. ठीक है, और जब वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ ज़्यादा फ्रीक्वेंट कोलाइड करती हैं और हायर एनर्जी के साथ कोलाइड करती हैं, तो ऑब्वियसली बात है कोलिजन के वक्त वो फोर्स अप्लाई कर रही होती हैं ओवर एन एरिया, एंड फोर्स ओवर एन एरिया इज़ प्रेशर। सो व्हेन दे विल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली एंड विद मच मोर स्ट्रेंथ, तो वो बेसिकली फोर्स ओवर एरिया बढ़ा देगा, विच विल इंक्रीज द प्रेशर, राइट। सो हमेशा हम गैस के प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर से बात करते हैं। सो यहाँ पर उन्होंने कहा विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स दिस इंक्रीज, तो ए कहता है द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कैन मोर फ्रीक्वेंटली व्हेन द एयर इज हीटेड, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बी में कहते हैं द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर व्हेन द एयर इज हीटेड, मास तो कांस्टेंट होता है, डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। देयर आर मोर मोलिकुलर पर देर आर मोर मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम व्हेन द एयर इज हीटेड, नहीं, उसके अंदर जितने एयर मॉलिक्यूल्स पहले थे, अगर पहले 100 थे तो अभी भी 100 ही हैं, वो चेंज नहीं करते, सिर्फ कोलिजन ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती है, वो सिर्फ ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम्स ग्रेटर व्हेन द एयर इज हीटेड। देन अगेन ये भी इसलिए ट्रू नहीं है, बिकॉज एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, वो बेचारे ज़्यादा दूर एक दूसरे से वैसे ही नहीं जा सकते अगर वो जाने की कोशिश भी करें। सो डी इज़ ऑल्सो रॉन्ग टू एक्सप्लेन द इंक्रीज इन प्रेशर। द राइट आंसर इज़ ए। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। They say that the diagram shows how the height above the ground of a rope transmitting a wave varies with distance from the source of vibrations at one instant in time. So जी height above ground उन्हें दिखाई हुई और distance from source दिखाया हुआ है। कहते हैं what is the amplitude of the wave shown? अच्छा, amplitude ये नहीं होता यहाँ से यहाँ, this is not amplitude, many people mistake this. आपका एम्पलीट्यूड बिल्कुल दरमियान में एक इक्विलिब्रियम की अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो वो होता है। अब आई मेक यूज़ ऑफ अ रूलर ओवर हियर, ठीक है, तो कह लें कि तकरीबन ये होगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, 40 पे होना चाहिए। अगर हम वहाँ से इसको कंपेयर करें तो एम्पलीट्यूड आपकी बेसिकली उससे हाइट होती है। सो इसको अगर हम देखें यहाँ से, तो दिस इज़ समवॉट 64 68, एक्चुअली ये टू टूज़ में चल रहा है, आई थिंक। सो इट्स 62 64 66 68 70 72 74 मेरा आंसर आ रहा है। सो द एम्पलीट्यूड वुड बी what? Now remember, many people will straight away go ahead and say, oh, 74, आंसर है 74। no 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 no, remember 74 तो ग्राफ पे आ रहा है, हमने अभी ये हाइट निकालनी है, राइट, दिस हाइट, दिस राइट हियर। So we will do 74 minus 40 because 40 is the equilibrium point, and that gives me 34. So the answer is B. So I hope that made sense to you guys. If yes, then well and good. Let's move on. Question number 30. A vibrator produces Question number 30. A vibrator produces 12 wavelengths on the surface of water in 10 seconds. The spacing between the first crest and the third crest is 60 centimeter. What is the speed of the wave? अगर आपने स्पीड निकालनी है वेव की, ठीक है, तो आप एफ लेमडा से निकाल सकते हैं। अब वेवलेंथ उन्हें आपको दी हुई, उन्होंने कहा वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस 12 वेवलेंथ्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर
in 10 seconds the spacing. ओके, सो इसको सॉल्व करने का भाई क्या तरीका होगा? सो इसका तरीका बेसिकली ये है कि देखें, ये है अगर आपकी वेव, ठीक है, ये आपका पहला क्रेस्ट है, ये आपका दूसरा क्रेस्ट है और ये आपका तीसरा क्रेस्ट है। तो इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उन्हें आपको बताया हुआ है एज 60 सेंटीमीटर। इसके अंदर तकरीबन आपकी दो वेवलेंथ्स आती हैं, ठीक है। आपकी एक वेवलेंथ ये है और एक वेवलेंथ ये है। सो जब हम फर्स्ट क्रेस्ट एंड थर्ड क्रेस्ट की आपस में डिस्टेंस 60 कह रहे हैं और इसके अंदर दो वेवलेंथ्स आ रही हैं, तो फिर एक वेवलेंथ कितने की हो जाएगी? आई होप कि आपका आंसर होगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट वाज योर आंसर, देन अमेजिंग। सो 30 सेंटीमीटर तो हमारे पास अपनी वेवलेंथ आ गई है, ठीक है। अब साथ वो कह रहे हैं कि वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस 12 वेवलेंथ्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर इन 10 सेकेंड्स। अब यहाँ से इज़ देयर अ वे दैट आई कैन कैलकुलेट द टाइम पीरियड और द फ्रीक्वेंसी? अगर आपको फ्रीक्वेंसी का पता हो तो फ्रीक्वेंसी होती है कि कितनी होल वेव्स पास करती हैं, यानी कितनी वेवलेंथ्स पास करती हैं थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड, राइट। तो अगर मुझे पता है कि 12 वेवलेंथ्स पास कर रही हैं 10 सेकेंड्स के अंदर, तो क्या हम रेशो को यूज़ करके नहीं निकाल सकते कि 1 सेकेंड में कितनी करेंगी? बिकॉज रिमेंबर फ्रीक्वेंसी इज सिंपली कि एक चीज़ कितनी ऑफन होती है, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स समथिंग हैपन्स पर सेकेंड, इट्स अ पर सेकेंड कॉन्सेप्ट। तो जब हम इन टर्म्स ऑफ वेव्स बात करते हैं, हम कहते हैं कितनी होल वेव्स पास करिए अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। सो इफ़ आई नो कि 12 वेवलेंथ्स पास करती हैं 10 सेकेंड्स में, तो हम निकालेंगे कि 1 सेकेंड में कितनी करती है, and the answer will turn out to be 1.2. So that's our frequency. You will multiply these together and I think इसका आंसर जो है वो आपके पास आएगा 36, and so the answer would be C. अच्छा जी, let's move on. Question number 31. The diagram shows a ray light incident on the boundary between two mediums, W and X. The mediums have different refractive indexes. Some light is reflected and some passes along the surface. ठीक है जी, ये critical आपकी जब आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, व्हेन दैट बिकम्स इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, तब बिल्कुल 90 के एंगल पर जाकर आपकी रिफ्रैक्शन होती है। अच्छा जी, सो कहते हैं जी सम लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड एंड सम पासेस अलोंग द सरफेस बिटवीन द टू मीडियम्स, एंगल वाई इज़ ग्रेटर देन एंगल जी। ओके, और रिफ्लेक्शन का रूल या लॉ ये है कि जो एंगल ऑफ आपकी इंसिडेंस होती है दैट इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस मीन्स कि अगर ये वाई है तो ये भी फिर वाई होगा, बिकॉज दैट्स द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो कहते हैं वो स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा जी, सो डब्ल्यू हैज़ ए ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन वाई एंड वाई इज़ इक्वल टू दी। अच्छा, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब तक ये वाली लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए बात सिर्फ इतनी सी है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, ठीक है, यानी कि वाई इन अदर वर्ड्स, that should be equal to the critical angle. That is when this 90 degrees refraction happens. तो इधर हम पहले इसको एलिमिनेट कर देते हैं, z की बात नहीं हो रही, z की बात नहीं हो रही, वी आर टॉकिंग अबाउट y being equal to the critical angle. अच्छा जी, उसके साथ दी अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको जब भी रिफ्रैक्शन स्टडी करनी होती है, तो आप जिस मीडियम में एक चीज़ को भेज रहे हैं, यानी कि इस केस में डब्ल्यू, आप एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एक चीज़ को भेजते हैं, लेट्स से दिस इज़ मीडियम 1 एंड दिस इज़ मीडियम 2, तो इन ऑर्डर टू स्टडी रिफ्रैक्शन यू ऑलवेज हैव टू इंश्योर कि जिस मीडियम से आप दूसरे मीडियम की तरफ भेज रहे हैं, तो पहले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो और दूसरे की कम हो। सिर्फ और सिर्फ व्हेन कह लें कि 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 के आपका आप रिफ्रैक्शन को स्टडी कर पाएंगे। तो इस वजह से इसका आंसर सी बनता है कि x हैज़ अ ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन y और एंगल y इज़ इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, light enters a glass block at an angle of incidence I and it produces an angle of refraction R in the glass. Several different values of I and R are measured and a graph is drawn of sine I against sine R. Which graph is correct? तो जी, ये जो आपका ग्राफ होता है, आई होप कि आपको पता हो कि इट्स नॉट ए डिक्रीजिंग ग्राफ एट ऑल, ठीक है जी, क्योंकि साइन आई और साइन आर जो होता है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू
एन, ठीक है, इट्स एक्चुअली इक्वल टू ए कांस्टेंट। सो इस वजह से द थिंग इज़, अगर आप इसको बनाना चाहें तो ये बन जाएगा साइन आई इज इक्वल टू एन। अभी आई एम यूजिंग एन ऑल्टरनेट स्टाइलिस जिसकी वजह से मुझे इश्यूज हो रहे हैं, बिकॉज आई काइंड ऑफ मैंने अपने पिछले स्टाइलिस को ख़राब कर दिया, बट सून आई गेट इट फिक्स्ड, बट फॉर नाउ प्लीज़ बेयर विद मी. So sin I sin R, if you see this is more like y is equal to mx, ठीक है, और उसका जो c है प्लस c जो हम लिखते हैं वो बेसिकली ज़ीरो, बट एज यू सी इट्स अ स्ट्रेट लाइन, और n जो होता है वो हमेशा एक कह लें नंबर होता है जो 0 से 1 के दरमियान में रेंज करता है. इट्स अ पॉजिटिव नंबर, इट्स अ पॉजिटिव कांस्टेंट. सो n is like the you can say it's basically ये आपका नॉट 0 से 1, माई बैड, इट्स इक्वल टू 1, इट्स अ कांस्टेंट. सो आपका जो ग्राफ होगा, एक तो वो नेगेटिव नहीं है क्योंकि एन एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो बी एंड सी आपका आंसर नहीं हो सकता. लिविंग बिहाइंड ए एंड डी, इसका आंसर सिंपली ये है कि इफ़ यू लुक ओवर हियर साइन आई ओवर साइन आर, तो ये 1 1 पे इट्स बेसिकली 1, एंड देन ओवर हियर इट्स 0.5, और अगर आप यहाँ देखें तो इट्स समथिंग लाइक दिस, जिसमें साइन आर जो है वो बड़ा है. अब आपको अगर पता हो तो जब रिफ्रैक्शन हो रही है तो आपकी बेसिकली कह लें कि रिफ्रैक्शन के अंदर बेंट जो आर है इट इज़ स्मॉलर देन आई, बिकॉज जो अगर आप नोट करो ग्राफ के अंदर तो आपको ये नज़र आ रहा है साफ साफ कि जो आपकी रे आफ्टर एंटरिंग द ग्लास ब्लॉक है दैट हैज़ मूव्ड टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि उसका प्रोजेक्टेड वे ये था, ठीक है, बट वो इस तरह नहीं गई, इट शिफ्टेड टूवर्ड्स द नॉर्मल. सो आर इज़ इन फैक्ट स्मॉलर देन आई, तो साइन आर भी छोटा होगा और साइन आई भी क्या होगा, आपका बड़ा होगा. तो इस वजह से आपका इधर इस ग्राफ के अंदर जब साइन आई 0.5 है, साइन आर की वैल्यू उससे ज़्यादा बड़ी है, विच कैन नॉट बी द केस. सो इसलिए इसका आंसर डी नहीं हो सकता, इसका आंसर ए होगा. द फैक्ट कि जब साइन आई आपका 1 है तो साइन आर जो है वो आपका ऑलमोस्ट it's like 0.6, but it's smaller than sine I, because angle of refraction in this case should be smaller than the angle of incidence. So I hope कि that makes sense. I know ये थोड़ा सा confusing है, और ख़ास तौर पे ये n का concept, it's a constant, my bad, I don't think it's equal to 1. It's just simply a constant, ठीक है, इसलिए इसकी straight line बनती है, but it's a positive constant for sure, इसलिए ये c and b and c का भी नहीं हो सकता है. The answer is A. Okay, let's move to question number 33. कहते हैं जी, a converging lens is used to produce a virtual magnified image. Which ray diagram shows the rays passing through the converging lens? अच्छा जी, अगर आपने एक एक वर्चुअल इमेज बनानी है पहली बात, तो कभी भी आपकी रेस किसी भी पॉइंट पे रियल लाइफ में जाके नहीं मिलेंगी. तो ए और बी तो आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज द रेज आफ्टर बीइंग कन्वर्ज दे आर एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट, दैट इज समथिंग दैट हैपन्स फॉर रियल इमेजेस. सो ए एंड बी तो वैसे नहीं हो सकते. पीछे रह जाते हैं हमारे पास सी एंड डी. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम? सो इसके अंदर जी यहाँ पर हमारे पास एक डाइवर्जिंग लेंस है ये सी, और डी में हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है. उन्हें कहा है कि पासिंग थ्रू ए कन्वर्जिंग लेंस, तो सी तो डाइवर्जिंग है तो वैसे ही निकल जाते, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, बिकॉज ये जो शेप है ये कन्वर्जिंग लेंस की होती है, जो सी में शेप है वो एक डाइवर्जिंग लेंस की, और उन्हें खुद कहा है कि कन्वर्जिंग लेंस से रेस पास कर रही हैं. सो द आंसर वुड बी डी. ओके, क्वेश्चन नंबर 34. ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट ओके. A metal lightning conductor is placed on the top of a tall building. The conductor is connected to earth. When a charged cloud passes over the building, the metal lightning conductor becomes positively charged. What happens to the lightning conductor to produce a positive charge at its top? अच्छा जी, तो इसका क्या आंसर होगा? वेल द थिंग इज़ कि एक बात याद रखिएगा कि जो चीज़ मूव करती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव. तो ये जो यहाँ पे बात लिखी हुई है कि ओनली प्रोटॉन्स मूव इन द कंडक्टर, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है. या फिर उन्हें लिखा हुआ है प्रोटॉन्स इन द एयर अटैच देमसेल्व्स टू द कंडक्टर, ये भी बिल्कुल गलत बात है. प्रोटॉन्स की मूवमेंट होती नहीं है, दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस, द ओनली थिंग दैट मूव्स आर इलेक्ट्रॉन्स. एंड ए में भी अगर आप नोट करें तो प्रोटॉन्स की मूवमेंट की बात हो रही है, दैट्स रॉन्ग. सो अगर एक चीज़ पॉजिटिवली चार्ज हो रही है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उससे दूर जा रहे हैं, ठीक है.
So, when they say what happens to the lightning conductor to produce a positive charge at its top, तो उसका आंसर बी बनता है कि only electrons move in the conductor. Electrons दरअसल आपके move कर जाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है, और leaving behind this as positive because they will get repelled from this bottom of the cloud which is negatively charged, ठीक है जी, इसलिए इसका आंसर बी होगा. And remember, it is only electrons that move, not protons. Okay, question number 35. Two insulated and uncharged metal spheres X and Y are touching. A positively charged rod is held near X, and then the spheres are moved apart. X now has a negative charge. What is the charge on Y? अच्छा जी, अब होता क्या है कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कि जब आप एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, और आपका कह लें कि जो वाई से भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर मूव कर जाएंगे और इसको नेगेटिवली चार्ज कर देंगे एक्स की इस साइड को, और एज ए रिज़ल्ट क्योंकि साइड से आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे हुए हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन्स आ जाएंगे, यानी कि नॉट एग्जैक्टली प्रोटॉन्स, दैट्स रॉन्ग टू से, मोर लाइक, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज रह गया है, जो नेगेटिव चार्ज उसको पहले न्यूट्रलाइज कर रहा था अब वो नहीं कर रहा, राइट. सो इस वजह से और फिर क्या होगा कि जब आप इन स्फीयर्स को सेपरेट करोगे एक दूसरे से, तो जब एक्स पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वाई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पहली बात. द सेकेंड थिंग इज़ कि द चार्ज विल ऑलवेज बी द सेम साइज, बिकॉज लेट्स से अगर आपकी ये दो स्फीयर्स हैं और यहाँ से अगर दो इलेक्ट्रॉन्स इधर आए हैं तो इसका मतलब है इसके ऊपर एक्सेस चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स का आया है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी 2 प्लस का ही आएगा ना, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भी तो सिर्फ दो ही गए हैं. सो रिमेंबर कि जो चार्ज होगा वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होगा इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, एंड सो इसका आंसर जो होगा वो बनेगा डी. आई होप इट मेड सेंस टू यू गाइज. ओके, क्वेश्चन नंबर 36. They say a stationary negative charge in an electric field experiences an electric force in the direction shown. कहते हैं व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, अगर नेगेटिव चार्ज आपका इस तरफ पुल हो रहा है, यानी कि वो इस तरफ उस पर फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब है कि ये साइड पॉजिटिव है और ये साइड क्या है, नेगेटिव है, राइट. आई होप दैट मेक सेंस, बिकॉज नेगेटिव चार्ज वी रिमेंबर दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल. सो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यहाँ से वो रिपेल हो रहा है और यहाँ से वो अट्रैक्ट हो रहा है. लेकिन उन्होंने कहा व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ रिमेंबर वी यूज़ द कन्वेंशनल करंट, वी ऑलवेज सी, या जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाते हैं वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनाते हैं. आई होप यू नो दैट, ठीक है. वी फॉलो द कन्वेंशनल करंट. एंड सो जब वो कहते हैं व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट इज़ सिंपली टूवर्ड्स द लेफ्ट. तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. That is towards the left. I hope that made sense. Okay. Question number 37. A metal wire of length L and cross-sectional area A has resistance R. A second wire is made from the same metal. It has a length 2L and a cross-sectional area 4A. What is the resistance of the second wire? I hope कि आपको ये फॉर्मूला याद हो कि resistance is equal to resistivity L over A. ठीक है जी. और जब दो मेटल सेम मटेरियल के बने होते हैं, इट मीन्स दे हैव द सेम रेजिस्टिविटी, बिकॉज रेजिस्टिविटी इज़ इट्स अ प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी. तो जब आपके पास एक चीज़ सेम मटेरियल से बनी होती है तो चाहे उनकी डायमेंशंस फ़र्क हो लेकिन उनकी डेंसिटी हमेशा सेम आती है. सिमिलरली अगर दो डिफरेंट मेटल्स दो सेम मेटल्स हैं, चाहे उनकी डायमेंशंस फ़र्क हों वायर्स के, they will still have the same resistivity. Why am I saying that? Because when I have a constant, I can convert this into a relationship, and that is resistance is directly proportional to L and inversely proportional to area. So ये चक्कर है जी. अब अगर हम देखें तो सेकेंड वायर के अंदर हमारी लेंथ जो है वो क्या हो गई है, दो दफ़ा बढ़ गई है. तो आई राइट 2L ओवर हियर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा 4A हो गया है. ठीक है. अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो दिस बिकम्स रेजिस्टेंस इज़ L ओवर 2A. ठीक है. अब अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको और इसको कंपेयर करें तो यू कैन सी कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है जो L ओवर A है. अब ऑब्वियसली बात, इट्स नॉट इक्वल टू L ओवर A. आई एम जस्ट राइटिंग द इक्वल टू साइन टू जस्ट मेक सेंस टू यू गाइज. एक ये है और फिर एक अगर आपके पास ये चीज़ हो L ओवर 2A,
मोर लाइक L/A into 1/2, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ 1/2 ना लिखूँ, ऐसे लिख दूँ, इट्स द सेम थिंग. सो यू कैन क्लियरली सी कि अगर ये मेरी रेजिस्टेंस थी ऑफ द ओरिजिनल वायर विच इज़ बेसिकली दिस, तो मेरी न्यू वायर की क्या रेजिस्टेंस है, इट इज़ बेसिकली 1/2 द रेजिस्टेंस ऑफ द अदर वायर. तो इसका आंसर सी बनता है. Question number 38. The diagram shows a circuit. What effect does closing the switch have on the readings of the ammeter X and ammeter Y? Um, तो देखें, एमीमीटर जब आप वैसे तो ये जब करंट फ्लो इसमें से कर सकता है, इस आउटर वाले सर्किट में से कर सकता है, बिकॉज देयर इज़ अ क्लोज पाथ, इट जस्ट कैन नॉट पास इन बिटवीन. ठीक है जी. अब होगा क्या कि जब आप अपना इस स्विच को बंद करेंगे, राइट, यहाँ से करंट आपका आना शुरू होगा. अब जब करंट इस पॉइंट पे पहुँचेगा, अब उसके पास ऑप्शन है कि या वो इधर चला जाए, ठीक है, ये देखें इस साइड पे, या फिर वो इधर चला जाए, राइट. तो इट हैज़ टू ऑप्शंस. इट कैन आइदर गो टेक दिस पाथ, दिस वन, और टेक दिस पाथ. अब करंट कौन सा पाथ चूज़ करेगा? इसका सिंपलेस्ट आंसर ये है कि जिस तरह इंसान मुश्किलात से भागता है और अपने लिए आसान रास्ता चूज़ करता है, बिल्कुल वैसे जो करंट होता है, इट ऑलवेज फाइंड्स इटसेल्फ द पाथ विद लीस्ट रेजिस्टेंस. अगर आप नोट करें तो आपके पास इस वाले पाथ के अंदर एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है. सो डेफिनेटली ये वाला जो पाथ होगा, इट विल बी मच मोर प्रेफर्ड बाय द करंट देन दिस पाथ, बिकॉज दिस पाथ हैज़ ए रेजिस्टर, और रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मुश्किलात ज़्यादा हैं, करंट यहाँ पे जाना पसंद नहीं करेगा. सो मोर करंट विल बेसिकली गो थ्रू दिस रीजन लाइक दिस. ठीक है जी. सो इसका मतलब ऑब्वियसली यही हुआ कि जो आपका एमीमीटर वाई है उसके थ्रू करंट कम हो जाएगा, क्योंकि कम करंट लाइक कहेगा कि मैं इस मुश्किल पाथ के थ्रू गो थ्रू करूँ. तो इसलिए सबसे पहली बात है कि रीडिंग ऑन एमीमीटर वाई विल डिक्रीज. सो आंसर ए और बी एंड डी नहीं हो सकता. अब अगर आपका एमीमीटर वाई पे रीडिंग गिर रही है, लेकिन रिमेंबर कि यहाँ से तो करंट ज़्यादा ही जा रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट पे वो वाला करंट और आपका ये वाला करंट आपस में कंबाइन करते हैं, दे गो टू टू एक्स. तो रीडिंग ऑन एमीमीटर एक्स क्या करेगी? इंक्रीज़ कर जाएगी, बिकॉज ये तो नहीं हो सकता कि करंट वाई में भी कम हो रहा हो और एक्स में भी कम हो रहा हो. करंट की अगर कोई वैल्यू है और अगर एक इस तरह के एमीमीटर में कम हो रहा है तो फिर दूसरे में वो बढ़ेगा. एंड इट ऑल्सो मेक सेंस बिकॉज एट दिस पॉइंट द टू करंट्स विल कंबाइन टुगेदर. तो एक्स के पास करंट यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है. सो द आंसर वुड बी सी. Question number 39. A rectangular current carrying coil is pivoted between the poles of an electromagnet. Which action does not on its own increase the size of the turning effect exerted on the coil? ये आपकी बेसिकली डीसी मोटर, एसी मोटर अगर आपने पढ़ी हो तो ये उससे इसका ताल्लुक है. अगर आप टर्निंग इफेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, यानी रोटेशन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं ऑफ योर वायर, तो उसकी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं. एंड दे आर बेसिकली व्हाट. सो अगर आप ये इसको हम आर फॉर रोटेशन कह रहे हैं, अगर आप रोटेशन बढ़ाना चाहते हैं तो यू कैन इंक्रीज़ द करंट इन द कॉइल. अगर आप रोटेशन बढ़ाना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, और बी हम यूज़ करें फॉर ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड को आप बढ़ा दें, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, दैट इज़ बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्गर परमानेंट मैग्नेट. ठीक है जी. और दूसरा इसका होता है कि आप नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं अपनी कॉइल के अंदर उनको इंक्रीज़ कर दें. और एक और चीज़ जो थोड़ी सी सटल है बट दैट इज़ कि अगर आप एक आयरन कोर को डाल दें, माउंट कर दें ऑन अपनी वायर को उसके ऊपर माउंट कर दें, तो वो भी इंक्रीज़ कर देता है. सो व्हाट डज नॉट अफेक्ट anything other than this will not affect the size of the turning effect. So let's see the options. Increasing the current in the coils, तो नहीं, करंट तो बढ़ाने से turning effect बढ़ता है. वो कह रहे हैं which thing like which action will not increase it. Increasing the current in the rectangular coil, that's like the same thing, क्योंकि जब आप करंट को coils of the electromagnet से increase करोगे तो वो एक stronger magnet बनेगी, जिसकी वजह से obviously बात है B will increase, magnetic field strength will increase, हो तो rotation will increase. Increasing current in the rectangular coil, यहाँ पे फिट होती है बात कि जब आप उसमें करंट बढ़ाते हो रोटेशन बढ़ जाती है. फिर उन्होंने कहा reversing the current in the electromagnet. So remember that reversing the current or reversing the magnetic field has an impact on the direction of rotation, but it does not impact the size of rotation. So इसका आंसर सी बनता है. और ने कहा इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, तो नो, वो भी आपका रोटेशन बढ़ाता है.
Last question. The diagram shows a coil connected to a very sensitive ammeter. A magnet is next to the coil. कहते हैं which action results in a zero reading on the ammeter. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है. द सिंपल आंसर इज कि एमोमीटर तब रीडिंग शो नहीं करेगा जब दोनों आपका कॉइल और मैग्नेट स्टेशनरी हों. ठीक है जी. क्योंकि जब वो स्टेशनरी होंगे तो वो बेसिकली कह लें कि इन अदर वर्ड्स वो उनके दरमियान में एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करेगी. अब अलबत्ता मुझे नज़र आ रहा है कि ऑप्शंस में ऐसा कोई आंसर नहीं है. तो दूसरा इसके पीछे ये बेसिकली होता है कि या तो आपका कॉइल स्टेशनरी और मैग्नेट आप उसकी तरफ ला रहे हो. ठीक है. इस तरह आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और इस तरह आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है. या फिर आपका मैग्नेट स्टेशनरी हो और आप कॉइल उसकी तरफ ला रहे हो या उसे दूर लेके जा रहे हो. ठीक है. बट इन दोनों केसेस में मैग्नेट ईएमएफ इंड्यूस होती है. अगर आप दोनों को मूव करना चाह रहे हैं और आप इंश्योर करना चाह रहे हैं कि कोई भी रीडिंग ना आए, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि अगर आप मैग्नेट को इस तरफ ला रहे हैं तो आप कॉइल को भी इसी तरफ लेके जाएं और दोनों को सेम स्पीड के साथ लेके जाएं. माय बैड, इधर नहीं, इधर. अगर आप मैग्नेट को इधर लेके जा रहे हैं और आप कॉइल को भी इधर लेके जा रहे हैं, राइट, और लेट्स से इसको आप 20 की स्पीड पे ला रहे हैं और इसको भी आप 20 की स्पीड पे ला रहे हैं, तो उनके दरमियान में जो रिलेटिव मोशन है वो क्या हो गया, ज़ीरो. राइट. अगर आप गाड़ी पे कभी जा रहे हैं और आप 60 लेट्स से किलोमीटर्स पर आवर पे जा रहे हैं और आपके साइड पे एक और गाड़ी है वो भी 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो आपको लगेगा जैसे वो स्टेशनरी है बिकॉज इट्स साइड बाय साइड. आप दोनों के दरमियान में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई इट्स मोर लाइक आप दोनों के दरमियान में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है. सो द थिंग इज़ कि अगर आप मैग्नेट और कॉइल दोनों को सेम डायरेक्शन में मूव करें, वो भी सेम स्पीड के साथ, तो इन दोनों के दरमियान में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी. यानी इनका आपस में रेफरेंस जब हम करेंगे तो देयर विल बी नो चेंज, थिंग्स विल बी द सेम. ठीक है. एंड देयरफॉर देयर विल बी नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ना वो मैग्नेट करीब आ रहे हैं ना वो दूर जा रहे हैं. इट इज़ बेसिकली वेयर इट इज़. ऑल्दो वो मूव कर रहे हैं हमारे परस्पेक्टिव में, बट फॉर द कॉइल द मैग्नेट इज स्टिल वेयर इट इज़. दोनों सेम स्पीड पर ट्रैवल करें, मैग्नेटिक फील्ड आपकी चेंज नहीं करेगी. जो आपका फ्लक्स लिंकेज है वो चेंज नहीं करेगा. एंड सो इसका आंसर बी बनता है. ए में कहते हैं मूविंग द कॉइल एंड मैग्नेट एट द सेम स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. ये तो आप दोनों को करीब ला रहे हैं, तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कट करेगी कॉइल को, तो डेफिनेटली ईएमएफ इंड्यूस होगा. सो ए इज़ नॉट द आंसर. मूविंग द कॉइल अवे फ्रॉम द स्टेशनरी मैग्नेट, ये वो स्टैंडर्ड सिचुएशंस हैं जो फैराडे की एक्सपेरिमेंट में भी थी. तो सी एंड डी इज़ नॉट द आंसर आइदर. द आंसर इज़ बी. दिस एंड्स दिस पेपर. आई नो कि ये हमारा लेसन आज का बहुत लेंथी हो गया था, सो सॉरी फॉर दिस. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी क्वेरीज हों, कोई भी स्पेसिफिक पेपर्स हों जो आप करना चाहते हैं, यू कैन लेट मी नो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, गुड लक फॉर द एग्ज़ाम्स और आई होप कि आप सब बहुत अच्छा परफॉर्म करें. टेक केयर. खुदा हाफिज़.